आपके घर में या फिर स्कूल्स एंड कॉलेजेस के कंप्यूटर लैब में, ऑफिसेस में या फिर ऑटोमोबाइल्स में या फिर जिस स्मार्टफोन से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बिजली का ऐसा स्रोत है आपके पास जो छोटे से समय अंतराल के लिए रोज़मर्रा में हमारी छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा करता है। कभी कभी मेन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से अगर बिजली ना आए तो ये एज अ बैकअप पावर के रूप में जो है वो हमारे घर और ऑफिसेस में जो है वो काम करता है। ये चीज़ एज ए अल्टरनेट बैकअप पावर के रूप में हमारा काम करता है, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है हम उसको ज़रूरत के टाइम पर हम उसको सेव करें और बाद में उस चीज़ को जो है वो बंद करें। ऐसे तो इस बैटरी को शस्त्र सेना के तौर पर एक सेना का समूह कहा जाता है, बट बेसिक फिजिक्स के सेंस में अगर कहा जाए तो ये हैंडफुल अमाउंट ऑफ पावर सोर्स कहलाता है। और इसी पावर सोर्स के बारे में यानी कि बैटरी के बारे में इस पीवी व्लॉग में जनरल नॉलेज के हिसाब से अपने विचार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं हूँ राहुल रगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज आपके सामने जनरल नॉलेज के हिसाब से बैटरीज का एक स्पेशल विशेषांक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं एंड इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कि इससे पहले का पीवी लॉग इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 को आप ज़रूर से देखें, क्योंकि कुछ टर्म बैटरी के अंदर इस्तेमाल होंगे। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के अंदर आता है, लेकिन कुछ टर्म बेसिक केमिस्ट्री से भी रिलेट करता है, जो मेरे चैनल की अगली सीरीज़ का हिस्सा है। तो इस विशेष पीवी लॉग को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऑलराइट, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। बचपन के इलेक्ट्रॉनिक टॉय से लेकर आज के चलने वाले बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स तक बैटरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये बैटरी एक तरह से गजब का पावर सोर्स कहलाता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एक ऐसा कमाल का पावर सोर्स होता है जिसके अंदर एक सेल रहता है, जो कि एक पूरे बैटरी यूनिट का एक स्ट्रक्चर कहलाता है, एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसके अंदर मल्टीपल सेल्स सीरीज वाइज जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर देन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और ऐसे ऐसे करके जो है वो एक पॉजिटिव नेगेटिव के तौर पर एक सेल के जो है वो एक पेयर कहलाते हैं, ताकि हम टर्मिनल को कनेक्ट कर सकें। और अंदर इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएशन की प्रोसेस को चलाने के लिए कुछ केमिकल कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो आपका सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है या फिर लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। ये कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उन सेल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये तो बेसिक फिजिक्स की सीरीज चल रही है, पर यहाँ पर केमिस्ट्री का क्या रोल है? यकीन मानिए इस चीज़ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर रीज़न की बात करूँ तो उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अगर यूँ समझे तो बाहर के इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मिक्स्ड केमिकल सॉल्यूशन या फिर एक कंपोजिशन को डीकम्पोज करना कहते हैं, यानी कि अलग करना कहते हैं। लेकिन अभी भी ये कहानी अनक्लियर है कि क्यों इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूँ। जवाब है बैटरी को चार्ज अप करने का, यानी कि रिचार्ज करने का। बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं लॉजिकली ये सोचे तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही तो हो रहा है। हाँ, बेशक इसमें कह सकते हो कि कोई केमिकल का सेपरेशन नहीं हो रहा है, प्रोवाइडेड नॉट टू ओवर चार्जिंग इट, बट कहीं हद तक कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही तो हो रही है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कहूँ कि ये जो बैटरी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएशन का प्रोसेस जो चल रहा है वो रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में काम कर रहा है? मेरे ओपिनियन से यस। आपको क्या लगता है? मुझे इस वीडियो पर कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें। इस बेसिक फिजिक्स की सीरीज़ में थोड़ा बहुत मैं केमिस्ट्री का रुख करना चाहूँगा, बिकॉज उसके बिना ये स्पेशल टॉपिक जो है वो संभव नहीं है। सो प्लीज़ पे अटेंशन हियर, क्योंकि सेल्स के अंदर केमिकल्स में आयंस का मूवमेंट हो रहा है, या फिर बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की वजह से वो विवश कर रहा है कि केमिकल्स को कि आयन को मूव करें। और यही कारण है कि ये मेन मुद्दा जो इस फिजिक्स में है वो इलेक्ट्रोलिसिस ही है। लेकिन इस इलेक्ट्रोलिसिस में मेन मुद्दा क्या है? जवाब आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। चलिए मैं आपको डिफरेंस टेबल से समझाता हूँ कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस क्या कहलाता है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ा जाता है कि ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को हटाना कहलाता है, मगर रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को हटाना। आयन इलेक्ट्रिकल मूवमेंट के हिसाब से ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटाना, मगर रिडक्शन में वही ऑक्सीडेशन के उलट होता है, एज आई हैड मेंशन्ड अबव। आई नो ये टर्म देखकर आपको ज़रा सा डर लग रहा होगा, बिकॉज ये शब्द केमिस्ट्री के हैं। जो मेरी अगली सीरीज़ जो है वो आएगी वहाँ पर इस चीज़ का रेफरल फिर से लूँगा। फिलहाल अभी जो बता रहा हूँ उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें।
ये जो ऊपर के दो टर्म्स मैंने बताए, ये ओल्ड स्कूल डेफिनेशन है, इस चीज़ को आज के ज़माने में नहीं बोलेंगे। अगर मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करूँ, जो मुझे सही लगता है बताने का, कि इन दोनों टर्म में एक ही चीज़ कॉमन होती है। आई नो आपका आंसर जो है वो आयन सबसे पहले आएगा, लेकिन उससे भी बेहतर एक टर्म होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को खोना, और रिडक्शन का मतलब कहलाता है इलेक्ट्रॉन्स को पाना। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अगले डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो उसके रिएक्शन प्रोसेस पर है। ऐसे कंपाउंड्स जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे आपके सामने ये केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा हूं, जिसमें कार्बन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहा है, और ऐसे कंपाउंड्स जो रिडक्शन प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इस डिफरेंस को ध्यान से समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अलग होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये प्रोसेस के नाम है। तो फिर से मैं रिपीट करूं, ऐसे कंपाउंड्स जो रिडक्शन को बढ़ावा दें उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड में कार्बन को रिएक्ट करवाना, यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आपस में रिएक्ट करवाए, जिस पर ये दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिले, तो इस पूरी रिएक्शन प्रणाली को रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स बोलते हैं, बट मैं इसे रीडॉक्स रिएक्शन बोलता हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बैटरी एंड इलेक्ट्रोलिसिस या फिर चार्जिंग अप प्रोसेस सेंटर की बात जो कहलाती है वो रीडॉक्स रिएक्शन कहलाती है? 100% यस। और ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स बैटरी पर खासतौर से इलेक्ट्रोड्स के प्लेट के रूप में होते हैं। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये असल में जो है वो दो प्लेट्स हैं, या दो रॉड्स इसको जो है वो कह सकते हैं, कैथोड और एनोड। अब यहाँ से मैं आपके सामने जो है वो बैटरी को बनाना बता रहा हूँ कि कैसे बैटरी की जो है वो हाउसिंग होती है। अब मैं जो है वो एज अ कॉमन पर्सन, मैं तो इंजीनियर, तो ठीक है कि मैं पेज में बना सकता हूँ वो बैटरी को, लेकिन आप एज अ कॉमन पर्सन है तो मैं बैटरी का जो है वो रियल टाइम पर जो है मैं नहीं बता सकता। तो एक सिंपलिस्टिक मैनर पे आपके लिए जो है वो एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में आपको जो है वो समझाना चाहता हूँ। तो चलिए एक एक करके हम बैटरी को बनाते हैं। तो क्या कहा मैंने? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बैटरी पर इलेक्ट्रोड प्लेट्स के रूप में होता है। पहला तो होता है कैथोड, जो कि नीला पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर रिडक्शंस होते हैं। रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो आपके अपने सामने रेड जो देख रहे हैं वो एनोड कहलाता है, जो कि रेड नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड और एनोड प्लेट्स के रूप में होते हैं, लेकिन एक सेल यूनिट के बाहर से टर्मिनल पोस्ट के रूप में जो है वो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्लू और रेड रेस्पेक्टिवली। और आपस में रीडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए आइदर चार्जिंग इट अप और इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इन दोनों प्लेट्स के बीच एक सवारी होती है, या यूँ कहें एक चैनल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं मान लीजिए कॉम्बिनेशंस की बात करूँ, कंपाउंड कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, तो एज अ प्राइमरी सेल पर एक कार्बन रॉड की तरह रहता है, और सेकेंडरी सेल पर एज अ लेड डाइऑक्साइड की तरह रहता है। ये प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं ये मैं जो है वो आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी जो है वो इस वीडियो पर बने रहे। नेगेटिव टर्मिनल की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सेल में जो होता है वो जिंक का पूरा एक केजिंग होती है। जैसे आप जो घर में टॉर्च में जो बैटरी यूज़ होती है ना, AA बैटरी या फिर AAA बैटरी जो यूज़ होती है, या फिर माउस में आप जो है वो जो आप पेंसिल सेल जो यूज़ करते हो ना, उसमें क्या होता है कि बाहर से जो है वो जिंक एलिमेंट का पूरा एक जैकेट होता है। और सेकेंडरी सेल पे अगर देखा जाए तो स्पॉन्जी लेड होता है। और इलेक्ट्रॉन्स की सवारी बोले तो इलेक्ट्रोलाइट। प्राइमरी सेल के लिए जो है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट होता है। अगर आप प्राइमरी सेल को अगर मान लीजिए एक AA बैटरी को खोल कर देखते हैं, पूरा अच्छे से उसकी तहकीकात करेंगे, तो वो एक ग्रेइश कलर का जो पेस्ट आपको दिखेगा। वो ग्रेइश कलर का पेस्ट असल में जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है। और सेकेंडरी सेल के केस में सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पानी होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का कंटेंट मैंने बताया। इस पर जो है वो एसिड की भूमिका जो है वो कम रहती है, लेकिन वाटर की भूमिका जो है वो ज़्यादा रहती है। एसिड कंटेंट 36% रहता है और वाटर कंटेंट 64% होता है। तो ये सब जो पूरा का पूरा एक सेल यूनिट है, ये सेल यूनिट जो है वो एक
एक इसमें जो है एक बड़े से कंटेनर में जो है वो रख दिया जाता है। सिर्फ एक ही सेल का यूनिट नहीं होते, कई सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन सीरीज में जो है वो कनेक्टेड रहते हैं एज अकॉर्डेंस विद द वोल्टेज रिक्वायरमेंट। राइट नाउ अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 6 सेल का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर जो है मैंने इस सेल, ये सारे सेल्स को गौर से देखा जाए तो इस चीज़ को मैंने जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट किया है। जैसे आप सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक बड़ा सा जो है वो एक बड़ा सा लाइन रखते हैं, एक छोटा लाइन रखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बड़ा लाइन होता है, छोटा लाइन होता है, ऐसे करके जो सर्किट डायग्राम जो बनाते हैं ना, वही यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरह से जो है वो सेल कॉम्बिनेशन मैंने लिया है। ये आपस में जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज पैरेलल क्या होता है वो आपको अगले इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इन सेल्स के बीच ताकि इलेक्ट्रोलाइट और आयंस का ट्रांसफ़र अच्छे से हो, ताकि कोई जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो, और इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सेपरेटर्स लगाए जाते हैं। सेल्स के बीच जो है वो सेपरेटर्स लगाए जाते हैं। जैसा मैं यहाँ पर नेवी ब्लू कलर से सेपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो सेपरेटर रहते हैं ये ग्लास से बने रहते हैं। फिर पूरी असेंबली करने के बाद टर्मिनल पोर्ट्स को कनेक्ट कर दो। पहले वाले सेल के कॉम्बिनेशन में प्लस साइन पर ब्लू को रखो, और जो आखिरी वाला जो सेल रहेगा उसमें नेगेटिव साइन में रेड टर्मिनल को रख दो। और फाइनली इन सब असेंबली को एक साथ रखने के लिए सील्ड कंटेनर पर कवर अप कर दिया जाता है, ताकि अंदर की चीज़ अलाइन रहे, अंदर के पार्ट सुरक्षित रहे, ताकि इलेक्ट्रोलाइट लीक ना हो पाए। सिंपली इस प्लास्टिक केस को पॉलीप्रोपीन लेयर से कवर अप कर दिया जाता है। इसे बैटरी का केस कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर का जो आपके सामने दिख रहा है ये बैटरी का केस है। ये जो मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बनाया, ये जो ब्लॉक डायग्राम मैंने बताया, इसी को ही लेड एसिड बैटरी कहते हैं, यानी कि ये सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये बैटरी की बेसिक चीज़ें क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। अमूमन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो तरह के सेल्स को देखते हैं, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। ये दोनों कहलाते तो बैटरी है अपने आप में, लेकिन इसमें अंतर है। साइज़ का अंतर नहीं है, बल्कि इसके इंटरनल वर्किंग में अंतर होते हैं। आइए मैं आपको इस चीज़ को डिफरेंस टेबल के ज़रिए समझाता हूँ कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेल्स की अगर मैं बात करूँ, ये सेल्स की श्रेणी नॉन रिचार्जेबल कहलाती है। मतलब आप इसे चार्ज नहीं कर सकते, मतलब वन टाइम यूज़ कहलाती है। बैटरी ख़त्म हुई तो डिस्पोज करो, यानी कि फेंक दो। मगर इधर सेकेंडरी सेल्स में ये सेल्स जो है वो रिचार्जेबल कहलाते हैं। प्राइमरी सेल्स को मैंने नॉन रिचार्जेबल कहा, मतलब केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन सेकेंडरी सेल्स में बाय यूजिंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, बाहरी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इन रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। प्राइमरी सेल में ये जो दो फैक्टर्स मैंने बताए हैं, नॉन रिचार्जेबल और वन टाइम यूज़, इन दोनों फैक्टर की वजह से हम प्राइमरी सेल को नहीं कह सकते कि ये बेकार होते हैं। ये बैटरी बहुत ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। इसका जो डिस्चार्जिंग रेट जो है वो बहुत ही कम होता है, इतने जल्दी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होते। लेकिन अगर सेकेंडरी सेल्स की अगर मैं बात करूँ, लिटरली अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेल से इसका डिस्चार्जिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर का एडिशन है, रिचार्जेबिलिटी। उसकी वजह से इस बैटरी की लाइफ जो होती है वो 2 या 3 साल तक अप्रॉक्सीमेटली होती है। ज़्यादा भी इसका लाइफ स्पैन हो सकता है, बशर्ते आप इस बैटरी का रख रखाव या फिर मेंटेनेंस आप सही तरीके से करते हैं तो। इस प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हैं, AA, AAA, ड्राई बैटरी, जो स्मोक डिटेक्टर्स, टॉर्च, फ्लैशलाइट, रिमोट कंट्रोल्स, डिजिटल थर्मोमीटर, BP मॉनिटर्स या फिर ऑक्सीमीटर्स में देखते हैं। एंड इधर सेकेंडरी सेल्स में आपका मोबाइल फ़ोन, ट्रिमर, टैबलेट, लैपटॉप, जिस पर लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है, और घर और ऑफिसेस में एज ए इमरजेंसी बैकअप पावर के तौर पर इन्वर्टर बैटरी यूज़ होती है। आजकल तो ट्यूबलाइट और बल्ब में आ गए हैं बिकॉज ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बिजली जाए तो 4 से 6 घंटे पर जो है वो लाइट का बैकअप देता है इफ़ यू नीड टू। और कार्स, ट्रक्स, रेलवे के डीजल लोकोमोटिव्स एंड जनरेशन को क्रैंक अप करने के लिए, इंजन को क्रैंक करने के लिए यानी कि चालू करने के लिए यही लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स क्या कहलाते हैं। तो ये था बैटरी का बेसिक फिजिक्स के हिसाब से इंट्रोडक्शन, कि
उसके अंदर का थोड़ा बहुत मैंने जो है वो रिएक्शन प्रोसेस मैंने जो है वो बताया है। मेरे ख्याल से मैंने जो है वो कार्य प्रणाली ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है, लेकिन स्टिल इसकी जो है वो कहानी अधूरी है। मैं एक काम करता हूँ, बेसिक केमिस्ट्री में इस चीज़ की वर्किंग और इस चीज़ का सेफ्टी प्रिकॉशन जो बैटरी का क्या होता है, मैं आपके सामने बेसिक केमिस्ट्री में इस इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक को फिर से लाऊंगा और वहाँ पर इस चीज़ की वर्किंग प्रिंसिपल और सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके सामने जो है प्रेजेंट करूँगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये मेरे बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री का एक कंबाइंड टॉपिक बैटरीज का एक स्पेशल विशेषांक था। अगले हिस्से में मैं बेसिक फिजिक्स की अगली कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी रीच बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यूट्यूब वेबसाइट मीडिया आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। This was Rahul Ragare. Thank you very much for watching this session. Have a nice day.